हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी सकुशल होंगे। पिछले वीडियो में हमने टेंस की बेसिक नॉलेज, उनके प्रकार आदि के बारे में पढ़ा। अब इस वीडियो में हम टेंस के जो प्रकार हैं उनके हिंदी में पहचान क्या होती है और उनका इंग्लिश में किस जगह कौन कौन सी बातों को बताने के लिए उनका प्रयोग किया जा रहा है, इस टॉपिक को हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पीसी क्लासेज आभानेरी में। तो अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहला टेंस प्रेजेंट टेंस। कौन से टेंस को पढ़ रहे हैं? प्रेजेंट को। हमने बताया था कि हर जो टेंस होता है उसके चार सब पार्ट होते हैं। कितने सब पार्ट होते हैं? फोर सब पार्ट होते हैं। अगर हम प्रेजेंट टेंस की बात करें तो ये पूरा टेंस वर्तमान काल के या वर्तमान समय में जो कार्य किए गए हैं, किए जा रहे हैं, किए जाते हैं, उनको बताने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। अगर हमें किसी टेंस के या किसी कार्य के समय का पता लगाना है कि वो प्रेजेंट टेंस में है या नहीं है, तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब प्रयोग में ली जाती हैं उनसे आप पता लगा सकते हैं। कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब प्रयोग में ली जाती हैं? अगर हम बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट की तो डू डज, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की इज एम आर, प्रेजेंट परफेक्ट की हैज हैव, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की अगर हम बात करें तो हैज़ बीन और हैव बीन। देखिए, अगर आपको इनमें से किसी भी सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब दिखाई देती है तो आप श्योर ये कह सकते हैं कि इस वाक्य में सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट टेंस है या ये कार्य प्रेजेंट टेंस में हुआ है। आप इस चीज़ को बता सकते हैं। देखिए, इनकी हम डिटेल से जानकारी अब लेने जा रहे हैं। तो सबसे पहला टेंस प्रेजेंट में कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे जो पहला पढ़ने जा रहे हैं हम, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हम इसे दूसरे शब्दों में सिंपल प्रेजेंट टेंस के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से भी जानते हैं? सिंपल प्रेजेंट के नाम से भी जानते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट कहो या सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट सिंपल कहो, बात एक ही होती है। अब देखिए, हम इसमें दो चीज़ें पढ़ेंगे हर टेंस में ही, कि एक तो उसका वाक्य कैसे निर्माण किए जाते हैं उस टेंस के, और उसमें कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, और इंग्लिश में उनका कौन से टेंस का कहाँ पर कौन सी स्थिति में प्रयोग किया जाता है, ये चीज़ें हम पढ़ेंगे। अगर हम इसकी हिंदी पहचान की बात करें, सेंटेंस बनाने के लिए हमें हिंदी पहचान की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। हम अगर सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट की हिंदी पहचान की बात करें तो हमारे जो वाक्य हैं उनके समाप्ति क्या आना चाहिए? वाक्यों के अंत में, वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ता हूँ, ते हो आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं। अगर हम हिंदी पहचान की बात करें, हिंदी में हमको इस टेंस के वाक्य निर्माण करने हो तो हम देखेंगे ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसकी समाप्ति किस पर हो रही हो, ता है पर, ती है पर, ता हूँ पर, ते हो, ऐसे ही और शब्द आ रहे हो, सोन, तो हम उसे प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस का वाक्य मानेंगे। और उसकी स्ट्रक्चर के लिए हमें देखिए, कोई भी टेंस है उसका अगर हमें वाक्य निर्माण करना हो, सेंटेंस फॉर्मेट करना हो, फॉर्मेशन करना हो, तो हमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की ज़रूरत पड़ती है।
हेल्पिंग वर्ब को हम हिंदी में सहायक क्रिया कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है कि वह वर्ब जो मेन वर्ब की मदद करती है या सहायता के लिए प्रयोग में ली जाती है, उन्हें क्या कहते हैं हम? हेल्पिंग वर्ब। तो प्रेजेंट टेंस में अगर हम बात करें सिंपल सेंटेंस की बात करें, या हम यूँ कहें पॉजिटिव सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं, कौन से सेंटेंस की हम बात करते हैं? पॉजिटिव सेंटेंस की। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं प्रयोग में ली जाती है, हेल्पिंग वर्ब आती ही नहीं है। अगर हम बात करें निगेटिव, कौन से सेंटेंस की बात करें? निगेटिव या इंट्रोगेटिव। देखिए, हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस निर्माण में मदद करती है, लेकिन अगर हम प्रेजेंट सिंपल के हेल्पिंग वर्ब की बात करें, अगर हमारा सेंटेंस कौन सा हो? पॉजिटिव सेंटेंस हो, तो कोई हेल्पिंग वर्ब प्रयोग में नहीं ली जाएगी। और अगर हमारा सेंटेंस कैसा हो? नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो, तो हम हेल्पिंग वर्ब प्रयोग में लेंगे डू और डज। अगर हम इनकी बात करें, ये किस किस के साथ में प्रयोग में ली जाएंगी? तो देखिए, इसमें ये वर्ब की बेस फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, तो इसमें ऐसे एस नहीं जुड़ रहा है, तो ये कौन से कर्ताओं के साथ में प्रयोग में ली जाएगी? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में यूज़ होगा इसका। और इसमें ऐसे एस जुड़ रहा है, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में प्रयोग में ली जाएगी। पिछले वीडियो में बताया था हमने आपको कि जब वर्ब में ऐसे एस जोड़ते हैं तो वर्ब सिंगुलर बनती है, लेकिन जब हम किसी नाउन में ऐसे एस जोड़ते हैं तो वो नाउन प्लूरल बनती है। वर्ब और नाउन में ये थोड़ा सा विपरीत चलता है। हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर हम बात करें मेन वर्ब की, किसकी बात करें हम? मेन वर्ब की, मुख्य क्रिया की अगर हम बात करते हैं, तो पॉजिटिव जो हमारे सेंटेंस है उसमें हम V1 का प्रयोग करते हैं, या V1 के साथ एस या ES लगाते हैं। आप इसमें भी समझ गए होंगे, ये एस या ES है, किसके साथ प्रयोग में ली जाएगी? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। और ये किसके साथ में प्रयोग में ली जाएगी? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। लेकिन जब हम नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें, तो हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म प्रयोग में लेनी है? फर्स्ट फॉर्म प्रयोग में लेनी है। देखिए, एक बार फिर से देखते हैं। अगर प्रेजेंट टेंस की बात करें तो पहला टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस के नाम से भी इसे जानते हैं। इसका प्रयोग कहाँ होता है, कैसे होता है, अभी बताते हैं। लेकिन वाक्य निर्माण की दृष्टि से अगर देखा जाए तो हमारे वे वाक्य जिनकी समाप्ति या जिनके अंत में ता है, ती है, ता हूँ, ते हों आदि शब्द आते हैं, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। और जब उन वाक्यों को निर्माण करेंगे तो हमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों की आवश्यकता होगी। तो अगर हेल्पिंग वर्ब की हम बात करते हैं तो सिंपल जो सेंटेंस है या पॉजिटिव जो सेंटेंस है कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लेते हैं। अर्थात यूँ कह सकते हैं कि जो डू और डज हेल्पिंग वर्ब है, इसका प्रयोग नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्यों में ही किया जाता है। असर्टिव या यूँ कहें कि अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस में इनका कोई प्रयोग नहीं होता है। जब देखिए मेन वर्ब की बात आए तो पॉजिटिव सेंटेंस जो है उसमें हेल्पिंग वर्ब तो आती नहीं है। कर्ता के बाद, सब्जेक्ट के बाद सीधी क्या लगाते हैं? मेन वर्ब लगाते हैं। तो वो मेन वर्ब या तो अपनी बेस फॉर्म में आएगी, फर्स्ट फॉर्म में आएगी, या उसमें ऐसे एस जोड़ करके प्रयोग में लिया जाएगा। और जब डू डज का हम प्रयोग कर देते हैं नकारात्मक और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो उसके साथ हम फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। देखो, अब इस जो टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट, अगर उनके सेंटेंस की स्ट्रक्चर की अब हम बात करें, किसकी बात करें? स्ट्रक्चर की, कि सेंटेंस किस तरह से बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस देखो। पॉजिटिव सेंटेंस में क्या होता है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब की बेस फॉर्म लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, या फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगा देंगे, और जो शेष चीज़ें बचेंगे वो इसके बाद में लिख दी जाएंगे। उनको पीछे को राइट डाउन करना है। अब बात करें नेगेटिव सेंटेंस की, इनके बारे में मैंने बताया था कि अगर मान लो हमारे पास पॉजिटिव सेंटेंस का फॉर्मूला हमें आता है तो हमें उसे नेगेटिव में चेंज करना है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाओ? नॉट लगाओ। तो यहाँ तो हेल्पिंग वर्ब थी नहीं, पॉजिटिव वाले फॉर्मूला में अब देखेंगे
तो हेल्पिंग वर्ब थी नहीं, क्यों? क्योंकि वीडियो के शुरू में आपको बताया था कि जो प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है उसके जो पॉजिटिव सेंटेंस हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब डू डज का प्रयोग तो होता ही नहीं है। तो अब हेल्पिंग वर्ब कौन से सेंटेंस में आती है? नेगेटिव में। तो हमने लगा दी हेल्पिंग वर्ब क्या? डू और डज। डू और डज लगाया। नेगेटिव के लिए क्या लगा दिया? नॉट। फिर V1 का ही प्रयोग होगा, क्योंकि बताया था कि जब हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी तो कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ सकती है, या फर्स्ट फॉर्म में SES आ सकता है। और लेकिन जब हेल्पिंग वर्ब डू डज का प्रयोग होगा तो इसके साथ मेन वर्ब कौन सी लगाई जाएगी? वर्ब की बेस फॉर्म या प्रेजेंट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाएगा, फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाएगा। अब जानते हैं डू प्लूरल वर्ब है और डज सिंगुलर वर्ब है, तो इसके साथ ही हम इस तरह से प्रयोग में लेंगे। अभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर देखें तो कुछ भी नहीं है। पिछले वीडियो में बताया था कि सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब का इन्वर्जन कर दें। क्या कर दें? इन्वर्जन कर दें। तो हमने क्या किया? सिर्फ ये हेल्पिंग वर्ब को उठा करके आगे लिख दिया, और शेष चीज़ें ऐसे कैसे। अगर इसे भी नेगेटिव में बदलना हो तो आप सब्जेक्ट के बाद में क्या लगा सकते हैं? नॉट लगा सकते हैं। जैसे देखें ये सेंटेंस, मदर कुक्स फूड डेली, माताजी रोज़ाना भोजन पकाती हैं। तो ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब नहीं आई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ES आ रहा है, और ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट, और ये हमारा एडवर्ब है जिसको हम अदर वर्ड में शामिल करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये सेंटेंस कौन से टेंस का है? प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। अगर हमें इसे नेगेटिव में चेंज करना हो तो हम क्या करेंगे? मदर, अब देखो सब्जेक्ट्स कैसा है? सिंगुलर, तो वर्ब में ऐसे एस जुड़ रहा था। अब हेल्पिंग वर्ब डू और डज में से कौन सी लगेगी? डज लगेगी। अब हमें क्या लगाना है? नॉट, डज नॉट। अब कुक्स नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? कुक आएगा। क्यों? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब क्या लगा दी? डज लगा दी, तो बेस फॉर्म लगाएंगे, और फूड डेली। तो ये हमारा कैसा सेंटेंस बन गया? नेगेटिव सेंटेंस बन गया। अगर इसे हमें इंट्रोगेटिव में चेंज करना है तो हेल्पिंग वर्ब को उठा करके सब्जेक्ट से पहले लिख देंगे, सब्जेक्ट का और हेल्पिंग वर्ब का इन्वर्जन कर देंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बना? डज मदर कुक फूड। अब इसको इंट्रोगेटिव नेगेटिव में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे? ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारी मेन वर्ब है, इसके और यहाँ पे हम किसका प्रयोग कर देंगे? नॉट का प्रयोग हम कर देंगे। तो इस तरह से इसमें वाक्य निर्माण किए जाते हैं। सेंटेंस की स्ट्रक्चर प्रेजेंट सिंपल टेंस में ये रहती है। अब हमें किस किस तरह से वाक्य बनाने हैं ये वीडियो के लास्ट में देखेंगे हम। थोड़ा सा हमें पहले ये पढ़ना है कि इस टेंस का प्रयोग, प्रेजेंट जो सिंपल टेंस है या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, उसका प्रयोग हम कौन सी जगह और किस कंडीशन को या किस स्थिति को बताने के लिए प्रयोग करते हैं। तो वो चीज़ें हम पहले पढ़ते हैं, उसके बाद हम आपको सेंटेंस बनाना सिखाएंगे। तो एक सारणी देखते हैं, एक छोटे से साधारण से चार्ट के माध्यम से देखते हैं इस टेंस के बारे में। अगर हमारे सब्जेक्ट ये पर्सनल प्रोनाउन हो, पर्सनल प्रोनाउन होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, व्यक्तिवाचक सर्वनाम, जैसे आई, वी, यू, दे, या इनके अलावा कोई प्लूरल सब्जेक्ट हो तो हम हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग करेंगे? डू का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? डू का। और यदि हमारा जो सेंटेंस है उसके सब्जेक्ट हैं ही, सी, इट, अगर किसी सिंगुलर नाउन का नेम हो, प्रॉपर नाउन में जो आती है, या इनके अलावा कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो हम हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाएंगे? डज लगाएंगे। ध्यान रहे पॉजिटिव सेंटेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करना है। नेगेटिव जो और इंट्रोगेटिव है उनमें इनका प्रयोग करना है। वो करना कैसे है इस सारणी के माध्यम से देखेंगे। बात करें अगर इनमें कौन सी वर्ब यूज में ली जाती है तो इस टेंस में यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भैया ध्यान रखें आप कि वर्ब की बेस फॉर्म जो होती है वर्ब की, वो वर्ब की मूल फॉर्म होती है, आधारभूत फॉर्म होती है, वो फर्स्ट फॉर्म को माना जाता है, या फर्स्ट फॉर्म कह सकते हैं। इसका एक और नाम है प्रेजेंट फॉर्म। इसका आपको इस टेंस में प्रयोग करना होता है इनके साथ में। और देखो ये प्रयोग कहाँ किया जाता है इस टेंस का, तो देखिए दिस टेंस, ये टेंस डिनोट्स बताता है, प्रदर्शित करता है ऑल दी एवरीडे एक्शंस, हर दिन के या प्रत्येक दिन के या रोजाना के एक्शंस को, यानी हम रोजाना कौन से कार्य करते हैं, या हम यूँ कह सकते हैं कि हमारे
रूटीन वर्क्स को, रूटीन वाले कार्यों को, रूटीन एक्शंस को ये डिनोट करता है। कौन सा टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर हमको कभी भी हमारे रूटीन एक्शन वाले कार्यों को डिनोट करना हो, बताना हो, शो करना हो, तो उन्हें बताने के लिए आप कौन से टेंस का प्रयोग करेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस का या प्रेजेंट इंडेफिनिट का। इसके अलावा वह कार्य भी इसमें शामिल किया जाता है, इसमें आता है, इसके अंतर्गत आता है कौन सा? जो अभी अभी होता है, अभी अभी होता है, तुरंत ही हुआ है, वो इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। अब देखिए हम आगे देखेंगे कि ये जो टेंस है प्रेजेंट सिंपल, इसका इंग्लिश में कहाँ और कौन सी जगह पर प्रयोग किया जाता है, प्रयोग के लिए क्या शर्तें हैं, तो एक एक नियम, एक एक उदाहरण आपको बताया जाएगा, सारी बातों को स्पष्ट किया जाएगा। आप हमारे वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपको टेंस एक बार में ही पूरे समझ में आएंगे, आई प्रॉमिस यू। बट तुम्हें भी मुझसे प्रॉमिस करना पड़ेगा, और वो प्रॉमिस है आपको हमारे वीडियो पूरे देखने होंगे फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग, शुरू से लेकर अंत तक आपको हमारे वीडियो में बना रहना पड़ेगा। तो मैं वादा करता हूँ उसके बाद आपको टेंस की कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। अगर हम बात करें यूजेस कि इस टेंस का यूज़ कहाँ किया जाता है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए हैबिचुअल एक्शन, हैबिचुअल एक्शन या डेली रूटीन को शो करने के लिए हाँ, हैबिचुअल एक्शन हो, इसको हम आदतन या स्वाभाविक कार्य कहते हैं, या हमारी क्या हो? दिनचर्या हो। अगर हमें इनका उल्लेख करना हो, इनको मेंशन करना हो, तो हम सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस जो बोलेंगे वो कौन से टेंस में बोलेंगे? प्रेजेंट सिंपल टेंस में बोलेंगे। जैसे अब इनके एक एक उदाहरण देखते हैं। हाँ, एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। जो हमारे आदत वाले कार्य हैं, जिनकी हमें आदत पड़ जाती है, या हमारी दिनचर्या में जो एक्शन होते हैं, उन्हें शो करने के लिए हम प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग करते हैं। जैसे इस उदाहरण के माध्यम से देखते हैं, डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, कुत्ते अजनबियों की तरफ भौंकते हैं। तो ये उनके स्वभाव में है, अजनबी व्यक्ति को देखते ही भौंकना उनकी आदत में है। तो हमने कौन सा टेंस प्रयोग में लिया? V1 लगाई सब्जेक्ट के साथ में, तो हम कह सकते हैं कि ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट सिंपल टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। क्यों इसमें प्रयोग में लिया? क्योंकि हमने इसमें क्या शो किया है? हैबिचुअल एक्शन को। जैसे ही स्टडीज टिल 11 PM, वह रात को 11 बजे तक पढ़ता है। तो ये उसकी क्या है? दिनचर्या है। तो V1 के साथ SEIS हमने प्रयोग में ली। SEIS क्यों लिया? क्योंकि सब्जेक्ट हमारा कैसा था? सिंगुलर। ये सब्जेक्ट हमारा कैसा था? प्लूरल। इसलिए हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया। यहाँ फर्स्ट फॉर्म में SEIS लगाया। तो हमने इस सेंटेंस में किसको शो किया है? डेली रूटीन को शो किया है। तो जब भी हमें हमारा हैबिचुअल एक्शन या डेली रूटीन को शो करना हो, तो हम कौन से टेंस का प्रयोग करेंगे? प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करेंगे। एक और उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। एवरी डे आई गेट अप एट 4 o'clock, हर दिन प्रतिदिन मैं सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ। तो देखिए सब्जेक्ट आई है, आई एक अपवाद है, ये अपने साथ सिंगुलर वर्ब भी लेता है। जैसे पास्ट में जाएंगे तो वाज और वर्ब में से क्या लगाएंगे? वाज लगाएंगे। और प्रेजेंट में देखें तो फर्स्ट फॉर्म लेता है, प्लूरल फॉर्म लेता है।
और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में देखें तो इज एम आर में से न तो सिंगुलर लेता है न आर प्लूरल को लेता है, सीधी एम को लेता है, ये अपवाद ही है। तो देखिए इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा भी की थी कि आई फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन के साथ प्रेजेंट टेंस में प्लूरल वाली वर्ब का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट पर्सन वाले पर्सनल प्रोनाउन के साथ सब्जेक्ट के रूप में जब वो आते हैं तो हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो इन तीनों उदाहरणों के माध्यम से हम देख सकते हैं जब भी हमें हमारा हैबिचुअल एक्शन या हमारी डेली रूटीन को शो करना हो तो, या एक और ले लें, ही टेक्स टी एवरी मॉर्निंग, वह हर सुबह क्या लेता है, चाय पीता है। तो चाय पीना उसकी किस में शामिल हो गया, दिनचर्या में शामिल हो गया। किस में शामिल हो गया, दिनचर्या में शामिल हो गया। सेकंड इसका प्रयोग देखते हैं, जनरल ट्रूथ। जनरल ट्रूथ या यूं कहें यूनिवर्सल ट्रूथ। को शो करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस का। जनरल ट्रूथ या यूनिवर्सल ट्रूथ, इनमें से दोनों में से किसी को भी शो करना हो तो हम किसका प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे हम देखेंगे दिल्ली स्टैंड्स ऑन द बैंक ऑफ यमुना of the river यमुना। हाँ, दिल्ली स्थित है कहाँ पर, यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। तो ये हमारा क्या हो गया, जनरल ट्रूथ हो गया। बात करें जनरल ट्रूथ और यूनिवर्सल ट्रूथ, ऐसी सच बातें जो त्रिकाल में वर्तमान, भूत और भविष्य तीनों में, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों में एक समान होती हैं, सत्य होती हैं, उनमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग करते हैं। जैसे देखें द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज कौन सी दिशा में उदय होता है, पूर्व दिशा में। तो ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है इस सेंटेंस में। और इसे बताने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस का। क्योंकि अगर बात करें त्रिकाल की, सूरज पहले भी कौन सी दिशा में उदय होता था, पिछले समय में था, आज है और भविष्य में भी रहेगा। ऐसी बातें अगर हम शो करना चाहें सेंटेंस में तो सेंटेंस में आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही प्रयोग करना है। और देखें 2 and 2 मेक 4, 2 and 2 मेक 4, 2 और 2 कितने हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं। दिस रोड लीड्स टू द ऑफिस, यह सड़क कहाँ तक जाती है, ऑफिस तक जाती है। गोज नहीं लिखेंगे, जाने के लिए सड़क जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है, तो जाने की अंग्रेजी सड़क के साथ किसका प्रयोग करेंगे, लीड का। ऐसा नहीं दिस रोड गोज टू ऑफिस, ये गलत सेंटेंस माना जाएगा। तो जाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, लीड का। सड़क, तो सड़क स्थायी रहेगी, जनरल है, तो किसका प्रयोग किया हमने, कौन से टेंस का, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया है हमने। आगे देखेंगे हनी इज स्वीट, हनी इज स्वीट, शहद कैसा होता है, मीठा होता है। शहद कैसा होता है, मीठा होता है। तो ये जनरल है, शहद को देखेंगे तो वो क्या होगा, मीठा ही होगा। जैसे मैन इज मोर्टल, मैन इज मोर्टल। तो ये सारी बातें कौन से टेंस में शो की जाती हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस में शो की जाती हैं। बहुत सारे उदाहरण हैं, उनके माध्यम से आप और समझ सकते हैं। चलते हैं आगे। वी जनरली यूज दिस टेंस इन idioms
एंड फ्रेजेस। अगर हम ईडियम्स या फ्रेजेस यानी लोकोक्ति और मुहावरों की अगर हम बात करें तो जनरली हम कौन से टेंस में शो करते हैं उनको? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। जैसे देखेंगे आप, फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। फॉर्चून यानी भाग्य, फेवर्स यानी पक्ष लेता है या साथ देता है, ब्रेव यानी बहादुरों का, भाग्य बहादुरों का ही साथ देता है। और देखें आगे, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अभ्यास आदमी को कुशल बनाता है। और देखेंगे, ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ द बी होल्डर्स। ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ बी होल्डर्स। देखें आगे, विजडम हेल्प्स ऑलवेज। बुद्धिमानी हमेशा मदद करती है। नेक्स्ट देखेंगे, माइट इज राइट। माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो हम जनरली ये कह सकते हैं, अगर हमें ईडियम्स या फ्रेजेस का प्रयोग करना हो, इनको दर्शाना हो, दिखाना हो, तो हम कौन से टेंस का प्रयोग करेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही हम प्रयोग करेंगे। आप देख सकते हैं ये सभी उदाहरण किसके हैं? हमारे ईडियम्स और फ्रेजेस के हैं। तो हमने सब में कौन सा टेंस यूज में लिया है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज में लिया है। नेक्स्ट अगर हम आगे देखें, देखो भैया गाइस, आप सोच रहे हैं सेंटेंस कब आएंगे, तो देखो थोड़ा सा आपको डिटेल से पढ़ाया जा रहा है, सेंटेंस भी बनाना बताएंगे, लेकिन एक बार इनका यूज देखते हैं कि यूजेज होते कहाँ है। हाँ, दूसरा देखो, साइंटिफिक थ्योरीज को शो करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? यानी ऐसी चीज़ें जो साइंस ने एक सिद्धांत दिया है, बताई है सिद्ध करके, उन्हें बताने के लिए हम कौन से टेंस का प्रयोग करेंगे? प्रेजेंट सिंपल टेंस का। जैसे हम देखें एग्जाम्पल के माध्यम से, वाटर, वाटर या बोले तो पानी, बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखिए ये वैज्ञानिक सिद्धांत है, इस वजह से इसमें कौन सा टेंस का प्रयोग किया गया है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का। या दूसरे शब्दों में आप देख सकते हैं, वाटर फ्रीजेस, फ्रीज मीन्स जमना, एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस। तो जब भी हमें किसको शो करना हो, साइंटिफिक थ्योरीज को शो करना हो, तो हम कौन सा टेंस यूज में लेंगे भैया? सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज में लेंगे। आगे चलते हैं, न्यूज़पेपर हेडलाइंस। न्यूज़पेपर हेडलाइंस यानी जो हमारे अखबार की मुख्य खबरें हैं, मुख्य समाचार हैं, प्रमुख खबरें हैं, वो बताने के लिए भी कौन से टेंस का प्रयोग किया जाता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का। उदाहरण के माध्यम से देखते हैं, पाकिस्तान, पाकिस्तान कम्स एट द डोर स्टेप ऑफ इंडिया। यानी ये किसी अखबार की खबर थी, तो इसे कौन से टेंस में शो किया गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में शो किया गया। नेक्स्ट देखेंगे, इंडिया एंड चाइना, इंडिया एंड चाइना साइंस ए ट्रेड एग्रीमेंट कि भारत और चीन ने व्यापारिक समझौते पर क्या किए? हस्ताक्षर किए। लेकिन
कौन से टेंस में इसे प्रयोग में लिया गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। क्यों? क्योंकि ये किसी अखबार की क्या थी? हेडलाइंस थी, मुख्य खबर थी। तो जनरली हम जो न्यूज़पेपर हेडलाइंस होती है उसमें हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही प्रयोग करते हैं। रनिंग कमेंट्रीज ऑफ गेम्स या स्पोर्ट्स या इवेंट्स को शो करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस का। कौन से टेंस का प्रयोग करते हैं? कमेंट्री होती है किसी भी घटना का, किसी भी गेम का आंखों देखा हाल, जो हमारे आंखों के सामने चल रही है उसे शो करने के लिए, उसे बताने के लिए जनरली हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही प्रयोग करते हैं। जैसे रोहित हिट्स ए मैसिव 6। रोहित हिट्स ए मैसिव 6। जैसे ही हम कमेंट्री कर रहे हो और हमें इंग्लिश का यूज करना हो तो हमें मोस्टली कौन से टेंस का प्रयोग करना है? प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करना है। जैसे आगे देखेंगे, सौरभ बॉल्स टू राहुल, राहुल लिफ्ट्स द बॉल, सचिन टेक्स ए लो कैच, राहुल goes back to the pavilion। हाँ देखो, सौरभ किसको बॉल करने जा रहे हैं? राहुल को। राहुल ने बॉल को उठा दिया है और सचिन ने उस एक नीचा कैच पकड़ा। राहुल वापस कहाँ जा रहे हैं? पैवेलियन में। ये एक गेम की कमेंट्री है, चाहे कमेंट्री टीवी पर हो चाहे रेडियो पर हो। अगर रनिंग कमेंट्री है तो उसे बताने के लिए हम कौन से टेंस का प्रयोग करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ह्यूमन फीलिंग्स, इमोशंस, या यूँ कहें नेचुरल एक्टिविटी, को शो करना हो तो हम कौन सा टेंस प्रयोग में लेंगे? सिंपल टेंस। जब भी हमें ह्यूमन फीलिंग्स या इमोशंस या नेचुरल एक्टिविटी को जताना हो, दिखाना हो सेंटेंस में, तो हम उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही शो करेंगे। इंसान की भावना, इंसान के जज्बात और प्रकृति में जो समय अंतराल पर जो घटनाएं होती हैं, हर वर्ष होती हैं, उन्हें बताने के लिए हम कौन से टेंस का प्रयोग करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे देखेंगे आप उदाहरण के माध्यम से, ए बेबी लव्स इट्स मदर। एक बच्चा अपनी माँ को ही प्रेम करता है। तो बच्चे के जो इमोशंस हैं, बच्चे की जो फीलिंग्स हैं, वो हम इस सेंटेंस में शो कर रहे हैं। तो हम कौन सा टेंस यूज में लिया हमने? आप देखेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस। और ऐसे ही आपको भी प्रयोग में लेना है। अगर ये उदाहरण मिलते हैं तो ठीक है ही, इनको बताने वाले अन्य उदाहरण हो तब भी आप कौन से टेंस का प्रयोग करेंगे? प्रेजेंट सिंपल टेंस का। आई लव माई कंट्री, आई लव माई कंट्री, मुझे अपने देश से प्रेम है या मैं अपने देश को प्रेम करता हूँ। नेक्स्ट देखेंगे, लीव्स फॉल इन ऑटम। तो ये प्राकृतिक गतिविधि है, नेचुरल एक्टिविटी है। कौन से टेंस से शो की गई है? प्रेजेंट सिंपल टेंस से शो की गई है। एक और देखेंगे, आई लाइक दिस बुक। और देखेंगे, आई हेट नैरो माइंडेड पर्सन्स।
तो इन सभी सेंटेंस में मैंने फीलिंग्स, इमोशंस और प्राकृतिक गतिविधि को बताने का प्रयास किया है, और सभी में आप देख सकते हैं कौन से टेंस का प्रयोग किया है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही हमने क्या किया है, प्रयोग किया है। नेक्स्ट चलते हैं। टू डिस्क्राइब द फंक्शंस रिलेटेड टू द माइंड, जो हमारे मस्तिष्क से संबंधित हमारे फंक्शन हैं, उन्हें अगर हम शो करना चाहें, दिखाना चाहें, उनका वर्णन हम करना चाहें, तो हम कौन से टेंस का प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, आई नो यू, आई अंडरस्टैंड यू, और एक और उदाहरण देखेंगे, आई बिलीव इन यू। तो ये सभी जो एक्शन हैं ये माइंड से रिलेटेड एक्शन है, और इन्हें बताने के लिए हमने कौन से टेंस का प्रयोग किया है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का हमने प्रयोग किया है। नेक्स्ट आगे चलेंगे। आगे देखेंगे हैबिट जो कस्टमरी हो या रेगुलर हो अथवा ऑलमोस्ट परमानेंट हो, ऑलमोस्ट परमानेंट हो, तो उसे दर्शाने के लिए, उसे दिखाने के लिए भी हम कौन से टेंस का प्रयोग करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। जी हाँ, सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम प्रयोग करते हैं। किसके लिए, ऐसी आदत जो कस्टमरी हो या रेगुलर हो, या यूं कहें कि लगभग आदमी में स्थायी हो, तो हम कौन से टेंस का प्रयोग करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। एक आदत ऐसी होती है जिसे हम छोड़ चुके होते हैं। दो उदाहरणों के माध्यम से हम देखते हैं। जैसे देखेंगे, ही स्मोक्स, या यूं कहें सी ड्रिंक्स, तो वह धूम्रपान करता है, वह शराब पीती है। तो ये आदत उनमें कस्टमरी है, रेगुलर है, और इनमें परमानेंट है, ये करते ही करते आ रहे हैं। यह एक उदाहरण हम देखते हैं, आप इसके माध्यम से देखेंगे, ही ड्रैंक ए लॉट बिफोर हिज मैरिज। इसमें देखिए, हमने आदत तो बताई है, लेकिन रेगुलर आदत का जिक्र यहाँ पर नहीं किया है कि वह अपनी शादी से पहले खूब पीता था। कहने का मतलब यह है कि किसी व्यक्ति में अब वर्तमान में वो आदत नहीं है, वो आदत उसकी छूट चुकी है। तो हम कौन से टेंस से दिखाएंगे, पास्ट सिंपल से दिखाएंगे, लेकिन आदत अभी भी उसमें परमानेंट है, रेगुलर है, तो उसे दर्शाने के लिए हम कौन से टेंस का प्रयोग करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, फिक्स्ड प्रोग्राम। इन फ्यूचर, या यूं कहें फिक्स्ड प्लान इन फ्यूचर, या टाइम टेबल को शो करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, शो करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम प्रयोग करेंगे। या हम यूँ कह सकते हैं कि ऐसे कार्य है, कौन से कार्य है, ऐसे कार्य जो अभी हुए नहीं है, होंगे तो कौन से टेंस में, फ्यूचर टेंस में होंगे, फ्यूचर टाइम में होंगे, लेकिन उनकी योजना, उनका कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा पहले से ही फिक्स कर दी गई है, निश्चित कर दी गई है कि फला फला तारीख को होंगे। तो या किसी भी चीज़ का टाइम टेबल हमें शो करना हो, तो हम फिर इन चीज़ों के लिए फ्यूचर टेंस का प्रयोग नहीं करते हैं, इन सारी चीज़ों को हम प्रेजेंट टेंस में ही शो करते हैं। जैसे देखेंगे,
the first train to Ajmer leaves at 5 o'clock in the morning. कि अजमेर को जो जाने वाली पहली गाड़ी है वो सुबह कितने बजे रवाना हो लेती है? 5 बजे। तो इसमें हमने किसको शो किया है? ट्रेन के टाइम टेबल को, किसको? समय सारणी को शो किया है। तो इसके लिए हम कौन से टेंस का प्रयोग करेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस का। जैसे देखो, द लास्ट ट्रेन लीव्स एट मिडनाइट। अंतिम रेलगाड़ी कब चली जाती है? मिडनाइट को, आधी रात्रि को चली जाती है। तो देखिए इन दोनों ही सेंटेंस में हमने टाइम टेबल को शो किया है। तो कौन से टेंस का प्रयोग किया है? प्रेजेंट सिंपल टेंस का। आगे देखें, द पीएम प्राइम मिनिस्टर लीव्स फॉर अमेरिका टुमारो। प्रधानमंत्री अमेरिका के लिए कल रवाना होंगे। तो प्रधानमंत्री का जो कार्य है वो पहले से ही फिक्स होता है, अभी गए नहीं है, जाएंगे। तो जाएंगे तो कौन से टेंस में जाएंगे? फ्यूचर टेंस में जाएंगे, फ्यूचर टाइम में जाएंगे। लेकिन पहले से फिक्स होने की वजह से इसमें हमने कौन से टेंस का यूज किया? प्रेजेंट सिंपल टेंस का हमने इसमें प्रयोग किया। आगे देखते हैं, ऐसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ऐसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो सी, हेयर, देयर आदि से शुरू होते हैं, आदि से शुरू होते हैं और वर्तमानकालीन घटना को बतलाते हैं। उन्हें शो करने के लिए, उन्हें दिखाने के लिए भी कौन से टेंस का प्रयोग करते हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस का। देखो बहुत अच्छा नियम है, बहुत ही काम का नियम है कि सी से सेंटेंस को शुरू कर रखा है, हेयर से शुरू कर रखा है, देयर से। सेंटेंस कैसा है? एक्सक्लेमेटरी। और उसमें वर्तमानकालीन घटना का अगर जिक्र किया गया है तो हम उसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही प्रयोग करेंगे। देखो कैसे करेंगे, आप उदाहरण के माध्यम से देखो। सी हाउ इट रेन्स। देखिए, आप देखिए यहाँ अच्छे से देख सकते हैं कि सेंटेंस देखिए किस तरह से वर्षा हो रही है। तो सी से शुरू हो रहा था ये सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी था, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है। तो हमने कौन से टेंस में दर्शो किया इसको? प्रेजेंट सिंपल टेंस में। और देखो, हेयर कम्स माय मदर, ये लो मेरी माँ आ गई। तो देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस शुरू किससे था? हेयर से। तो हमने कौन से टेंस का प्रयोग किया? V1 प्लस SES आप बताएंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस का। देयर गोज दी बस, लो वो बस भी चली गई। तो कौन से टेंस से प्रयोग में लिया हमने? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आगे चलते हैं, इन कंडीशनल क्लॉजेस। ये टॉपिक आपको अलग से पढ़ाया जाएगा टेंस पूरा हो जाने के बाद। इनमें भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का हम प्रयोग करते हैं। तो जैसे देखो कैसे करते हैं, अगर कोई सेंटेंस है जो कंडीशन को बताता है और उसमें जो उसका परिणाम वाला भाग है उसमें अगर फ्यूचर टेंस दे रखा है या कोई मॉडल के साथ सेंटेंस दे रखा है, तो जो दूसरा जो कंडीशन होती है उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस का। देखो, इफ इट रेन्स
वी मे नॉट गो आउट। तो आप देखें यहाँ कंडीशन को बताया गया है और ये मे प्लस फर्स्ट फॉर्म है, मॉडल से बना हुआ वाक्य है, तो हमने इसमें कौन से टेंस का प्रयोग किया? प्रेजेंट सिंपल टेंस का। कौन से टेंस का? प्रेजेंट सिंपल टेंस का हमने इसमें प्रयोग किया है। इफ सी कम्स आई शैल हेल्प हर। अगर देखिए यहाँ पर ये फ्यूचर टेंस है, लेकिन यहाँ कंडीशन को दिखाया गया है, कंडीशन को शो किया गया है, इसलिए हमने कौन से टेंस का प्रयोग किया? प्रेजेंट सिंपल टेंस का हमने इसमें प्रयोग किया है। वी शैल वेट फॉर यू। वी शैल वेट फॉर यू टिल यू फिनिश योर लंच। कि हम तुम्हारे लंच समाप्त करने तक क्या करेंगे? इंतज़ार करेंगे। तो यहाँ टाइम का वो किया गया है, इसलिए हमने यहाँ पे देखो फ्यूचर इंडेफिनेट होने की वजह से, फ्यूचर सिंपल टेंस होने की वजह से इसमें कौन से टेंस का प्रयोग किया है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही इसमें प्रयोग किया है। तो हम कह सकते हैं कि कंडीशनल क्लोजेज होते हैं उनमें हम प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। कब? जब उसका एक भाग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होता है, तब जा कर के हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। आगे देखिए, टू रिपीट एनी कोटेशन, किसी के उद्धरण को दोहराने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस का। जैसे कीट्स सेज ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। तो हमें किसी के कोटेशन को दोहराना हो तो हम कौन से टेंस का प्रयोग करेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस का। ब्राउनिंग भी एक फेमस इंग्लिश राइटर और पोइट हैं। वो कहते हैं, क्या कहते हैं? हु नोज द वर्ल्ड मे एंड टुनाइट। कौन जाने दुनिया आज रात को ही क्या हो जाए? समाप्त हो जाए। तो ये ब्राउनिंग के क्या थे? कोटेज बोले हुए शब्द थे। इनको हम अगर दिखाना चाहें, दर्शाना चाहें, तो इस तरह से किसी के भी कोटेशन को अगर हम दिखाना चाहते हैं तो हम कौन से टेंस से दिखाएंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस से हम दिखाएंगे। अब देखिए आगे कीवर्ड्स। क्या देख रहे हैं? कीवर्ड्स का मतलब होता है कि ये वो शब्द हैं जिनके आने पर हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग मोस्टली करते हैं। अगर सेंटेंस में इस प्रकार के आपको शब्द दिखते हैं जिनको हम साधारण शब्दों में एडवर्ब कह सकते हैं, अगर आपको ये शब्द दिखते हैं तो आप सेंटेंस में कौन से टेंस का प्रयोग करेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस का। वो शब्द हैं, देखिए आप शब्द देखो, ऑलवेज मीन्स हमेशा, नेवर कभी नहीं, सेल्डम कभी कभी, ऑफन अक्सर, डेली रोजाना, एवरी प्रत्येक, मोस्टली अधिकतर, जनरली सामान्यतः, यूजुअली सामान्यतः, कैजुअली लापरवाही पूर्वक सावधानी पूर्वक, नॉर्मली सामान्यतः, रेगुलरली नियमित रूप से, रेयरली मुश्किल से, समटाइम्स कभी कभार, हार्डली, वंस ए वीक, ट्वाइस ए वीक, यानी ये रिपीटेड एक्शन है उनको दर्शाने के लिए। ऑन के साथ क्या आ जाए? डेज ऑफ वीक, सप्ताह के दिन आ जाए। या फर्स्ट एंड देन, फ्रीक्वेंटली बार बार, ओकेजनली कभी कभार। इच के साथ टाइम आए, जैसे इच नाइट, इच डे, इच वीक, इच संडे, इच मंडे। एवरी के साथ क्या आ जाए? टाइम आ जाए। आदि अगर वर्ड्स आपको सेंटेंस में देखने को मिलते हैं तो जनरली उनके साथ आप कौन सा टेंस लगाएंगे? सिंपल टेंस का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ देखो,
यहाँ क्या आ रहा है सेल्डम, और हमने यहाँ V1 का प्रयोग किया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। यहाँ क्या आ रहा है हार्डली, तो हमने V1 का प्रयोग किया, क्यों? क्योंकि कर्ता सब्जेक्ट आई है। ऑस्ट्रेलियंस प्लूरल सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल। यूजुअली होने की वजह से हमने कौन सा टेंस प्रयोग में लिया है? प्रेजेंट इंडेफिनिट V1। और आई ऑलवेज सिंग सॉन्ग्स इन द बाथरूम, तो यहाँ क्या मिल रहा है? ऑलवेज। ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण हैं। चलो अब आगे चलते हैं, इस टेंस में वाक्यों का निर्माण कैसे किया जाता है, यानी हमारे हिंदी के सेंटेंस आए तो हम उनको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इंग्लिश में उनका ट्रांसलेशन किस प्रकार करते हैं। देखिए सेंटेंस, इसके सेंटेंस अगर हम देखें, सेंटेंस फॉर्मेशन, वाक्य निर्माण किस तरह से करते हैं, कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। कौन से सेंटेंस? पॉजिटिव, या इनको हम क्या भी कहते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। इनको बनाने के लिए यह स्ट्रक्चर काम में लेते हैं। सबसे पहले किसको लिखते हैं? सब्जेक्ट को लिखते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ते हैं, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, अंत में अदर वर्ड्स का हम प्रयोग करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस तरह से हम सिंपल सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं। आप कह रहे हो, सोच रहे होंगे कि हेल्पिंग वर्ब कहाँ गई? तो वीडियो के शुरू में ही हमने बताया था कि इस टेंस के हेल्पिंग वर्ब डू और डज होती है, उसका प्रयोग हम अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं करते हैं। जैसे आप एक दो एग्जाम्पल देखिए। मैं ग्रीन बोर्ड पर लिखता हूँ, मैं ग्रीन बोर्ड पर लिखता हूँ। आप देखेंगे इस सेंटेंस में पीछे को क्या आ रहा है? ताहूँ। पीछे को क्या आ रहा है? ताहूँ। शुरू में ही बताया था कि वे वाक्य जो ता है, ती है, ते हैं, ते हो, ताहूँ आदि पर समाप्त होते हैं, कौन से टेंस के वाक्य होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य होते हैं। और इसमें सेंटेंस कौन सा है? अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले हम किसको लिखेंगे? सब्जेक्ट को लिखेंगे। अब सब्जेक्ट कौन है? आई। सब्जेक्ट कौन है? आई। अब मेन वर्ब पीछे को है, तो हम क्या लिखेंगे? या तो राइट लिखेंगे या राइट्स लिखेंगे, क्योंकि या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या उसमें एस या ई एस आएगी। ये किसके साथ आएगी? प्लूरल के साथ। और ये किसके साथ आएगी? सिंगुलर के साथ में। तो देखो आई एक अपवाद है, जिसमें हमने आपको बताया था फर्स्ट पर्सन वाले प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है, आई वी यू दे, उनके साथ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। तो हम क्या लिखेंगे? आई राइट ऑन वाइट ग्रीन बोर्ड। आई राइट ऑन ग्रीन बोर्ड। आई राइट ऑन ग्रीन बोर्ड। मैं वह सुबह जल्दी उठती है। वह सुबह जल्दी उठती है। आप देखेंगे क्या आ रहा है? पीछे को ती है। तो हम सेंटेंस बनाएंगे। कर्ता तो महिला है, फीमेल है, तो क्या लिखेंगे? सी। उठने की अंग्रेजी क्या होती है? उठना। गेटअप क्या होती है? गेटअप। तो सब्जेक्ट हमारा कैसा है? सिंगुलर। तो हम गेट में क्या जोड़ेंगे? एस या ई एस। तो क्या बनेगा? गेट्स अप। कब उठती है? अर्ली इन दी मॉर्निंग। अर्ली इन दी मॉर्निंग। नेक्स्ट देखेंगे, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। पक्षी आकाश में उड़ते हैं। तो हम क्या बनाएंगे? सबसे पहले कर्ता कौन उड़ते हैं? पक्षी, बर्ड्स। बर्ड्स फ्लाई। सब्जेक्ट कैसा था? प्लूरल। तो हम V1 का ही प्रयोग करेंगे। कहाँ उड़ते हैं? इन दी स्काई। बर्ड्स फ्लाई इन दी स्काई। और देखेंगे मैं एक दुकान चलाता हूँ। मैं एक दुकान
चलाता हूँ तो क्या लिखूँगा, आई। चलाने की अंग्रेजी ड्राइव नहीं लिखेंगे, ये कोई वाहन नहीं है, तो चलाने की अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे, रन। फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, आई रन ए शॉप। यह सड़क बांदीकुई जाती है, यह सड़क बांदीकुई जाती है। तो देखिए इसकी अंग्रेजी हम बनाएंगे, यह सड़क, दिस रोड हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट। जाना की गो होती है, लेकिन सड़क हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है, सड़क वहीं की वहीं रह जाती है। ये कोई वस्तु तो है नहीं, कोई सजीव तो है नहीं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगी, ये पहुंचाने का कार्य करती है। तो हम इसके लिए जाने की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, लीड। अब सड़क कैसे है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम वर्ब में क्या लगाएंगे, एस या ईएस लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, लीड्स टू कहाँ, बांदीकुई। तो आप देख सकते हैं इस तरह से आप विभिन्न प्रकार के और भी वाक्यों का आप क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आपको अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में एस या एस, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड जिसमें आपके ये एडवर्ब वगैरह शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है वो नेगेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है कि सबसे हम पहले हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट का। फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, ये हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। और डू और डज, फिर हम किसका प्रयोग करेंगे, नॉट का। फिर मेन वर्ब के रूप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे, क्योंकि डू डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। फिर किसको प्रयोग में लेंगे, ऑब्जेक्ट को, अंत में अदर वर्ड। अगर हम इनकी बात करें तो ये कैसी, डू प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और डज किसके साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रयोग में ली जाएगी। एग्जाम्पल देखें आप, विस्तृत जानकारी आपको शुरू में दी गई है। वह विद्यालय नहीं जाता है, वह विद्यालय नहीं जाता है। तो देखो सबसे पहले करता ही, वाक्य कैसा है, नेगेटिव। वाक्य कैसा है, नेगेटिव। तो हेल्पिंग वर्ब डू और डज में से क्या आएगी, के साथ डज। जी हाँ, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डज। फिर हम सीधे किसका प्रयोग करेंगे, नॉट का। फिर क्या लिखेंगे, मेन वर्ब, जाना की गो टू स्कूल, गो टू स्कूल। गधा घास नहीं खाता है, गधा घास नहीं खाता है। क्या आ रहा है पीछे को, ता है। तो हम सीधे शब्दों में कह सकते हैं कौन से टेंस का वाक्य है, प्रेजेंट इंडेफिनेट का। द डंकी, कितने गधे हैं, एक। तो सब्जेक्ट कैसा, सिंगुलर। तो हेल्पिंग वर्ब डू डज में से क्या आएगी, डज। नॉट, खाने को क्या बोलते हैं, ईट। क्या, घास की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, ग्रास। माना कि किसी विद्यार्थी को ऐसे प्रॉब्लम आ रही हो कि वाक्य में ऑब्जेक्ट है या नहीं है, इसका हम पता कैसे लगाएं, हम कौन से शब्द को ऑब्जेक्ट माने, कौन से को नहीं माने। तो देखिए आप क्रिया के साथ, आप जो हमारी वर्ब है उसके साथ क्या और किसे लगा करके प्रश्न बनाना। अगर उनका उत्तर आता है सेंटेंस में तो ये मान करके चलना जो उत्तर आता है वही ऑब्जेक्ट होता है। जैसे गधा क्या नहीं खाता है, क्या नहीं खाता है, घास। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। या यूँ कहें कि ऑब्जेक्ट प्राय इंग्लिश वाक्यों में पीछे की ओर आता है। कोई नाउन प्रोनाउन का वर्ड हो सकता है, वाक्यों में पीछे को समय और स्थान सूचक शब्द भी आते हैं, लेकिन हम उनको ऑब्जेक्ट नहीं मानते हैं। वो किसके अंतर्गत शामिल रहते हैं, अदर वर्ड्स में या एडवर्ब्स में उनको हम शामिल करते हैं। देखो मैं घूमने नहीं जाता हूँ, मैं घूमने नहीं जाता हूँ। तो क्या बनाएंगे, आई के साथ डू और डज में क्या लगाएंगे, डू नॉट गो फॉर ए वॉक, आई डू नॉट गो फॉर ए वॉक। इस तरह से आप बनाते रहेंगे। और भी सेंटेंस हैं, जैसे
आप देखें थोड़ा सा विविधता वाले सेंटेंस, वह कभी देरी से नहीं आता है, वह कभी देरी से नहीं आता है। अब इसमें देखेंगे आप, नेगेटिव सेंटेंस है लेकिन हम देखेंगे कभी और नहीं, तो इनकी जो इंग्लिश है वो किससे बन जाएगी, नेवर से। किससे बन जाएगी, नेवर से। यानी हमें इस सेंटेंस में किसका प्रयोग नहीं करने की ज़रूरत है, नॉट का। हमें नॉट का जब प्रयोग नहीं करना है तो सेंटेंस नेगेटिव होते हुए भी रूल किसके फॉलो होंगे उसमें, सिंपल सेंटेंस के, अफर्मेटिव सेंटेंस के। तो हम क्या लिखेंगे, ही नेवर कम्स लेट, ही नेवर कम्स लेट, ये इसकी सही इंग्लिश रहेगी। कई सारे ऐसे करते हैं, ही डज नॉट, फिर नेवर भी लगा देते हैं और कम लिख देते हैं और लेट ऐसे लिख देते हैं। ये क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। तो जब तक हम वाक्य में किसका प्रयोग नहीं करेंगे, नॉट का, किसका प्रयोग नहीं करेंगे, नॉट का, तब तक वह वाक्य सिंपल सेंटेंस का प्रयोग, सिंपल सेंटेंस के नियम ही प्रयोग में लेगा, और चाहे वो नेगेटिव ही क्यों नहीं हो। देखो एक और देखो, कोई भी भूख से नहीं मरता है, कोई भी भूख से नहीं मरता है। जैसे हमने ये सेंटेंस लिखा, पीछे को ता है आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, नो वन या नोबडी, नो वन या नोबडी। वाक्य कर्ता हमारा सिंगुलर है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, डाइज। तो देखिए कोई भी नहीं, तो ये सब किस में शामिल हो गए, नो में। नो और नॉट में क्या फ़र्क है, नो तो क्या है, एडजेक्टिव है, जबकि नॉट क्या है, एडवर्ब। क्या है, एडवर्ब। तो देखिए, नो वन डाइज फ्रॉम हंगर, भूख को क्या लिखते हैं, हंगर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इन वाक्यों में नॉट लगाया गया है, नॉट का प्रयोग किया गया है। इस वजह से इनकी रचना कौन से सेंटेंस की तरह की गई है, नेगेटिव सेंटेंस की। और यहाँ नहीं कि अंग्रेजी के लिए नॉट का प्रयोग नहीं किया गया है, तो इस वजह से नेगेटिव होते हुए भी इन्हें अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर से निर्माण किया गया है इनका। आगे चलते हैं अगले वाक्यों की ओर। देखो आगे हम पढ़ रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, कैसे बनाना है। पहले भी आपको बताया था, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। जब भी आपको सिंपल सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलना हो या किसी भी तरह का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, तो उसमें सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब का इन्वर्जन कर देंगे, यानी कर्ता और हेल्पिंग वर्ब का आपस में स्थान बदल देंगे। अब इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले और एक WH फैमिली से शुरू होने वाले। अब हमें कैसे पता चले कि हेल्पिंग वर्ब से कब शुरू करेंगे, WH वर्ड से कब शुरू करेंगे। तो सीधे शब्दों में ये ध्यान रखिए कि सारे जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो हेल्पिंग वर्ब से तो शुरू होते ही होते हैं, WH वर्ड जो है वो शुरू में लिख दिया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ से डूडज, आप इसमें भी डूडज पा रहे हैं। यहाँ सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। आपका यहाँ से सारा फॉर्मूला जो है, सारी जो स्ट्रक्चर है वो समान है और WH फैमिली आगे रख दी गई है, आगे लिख दी गई है। तो हम कैसे देखें कि हमें प्रश्न हेल्पिंग वर्ब से शुरू करना है या WH वर्ड से लगाना है। देखिए, प्रश्नवाचक वाक्य होता है वह वाक्य जिसमें कोई बात पूछी जाती है, वह वाक्य जिसमें किसी बात के बारे में जानकारी मांगी जाती है, कुछ सवाल पूछे जाते हैं, कुछ बातें पूछी जाती हैं, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। अब ऐसे प्रश्न होते हैं कुछ तो जिनका जो आंसर है वो केवल और केवल यस अथवा नो, अर्थात हम हिंदी में कहें हाँ अथवा ना से ही पूरा हो जाता है। तो वो तो किससे शुरू हुए सेंटेंस माने जाएंगे, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुए सेंटेंस माने जाएंगे। और ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर हाँ या ना से पूरा नहीं होता, उनका उत्तर देने के लिए किसी और शब्द को लेकर के आना पड़ता है, तो उनकी शुरुआत हम किससे करते हैं, WH फैमिली से करते हैं। जैसे मैं दो सेंटेंस बोल रहा हूँ, क्या तुम पढ़ते हो, तो तुम्हारा जवाब आएगा हाँ मैं पढ़ता हूँ। जो नहीं पढ़ता है उसका जवाब आएगा नहीं मैं नहीं पढ़ता हूँ।
लेकिन मैं आपसे दूसरे ही शब्दों में प्रश्न पूछूं तुम्हारा नाम क्या है, तो तुम कहोगे हाँ मेरा नाम है, ना मेरा नाम नहीं है, ऐसे बोलोगे? नहीं, आपको एक उत्तर देना पड़ेगा। तो जो ये दूसरा वाला उदाहरण है कि तुम्हारा नाम क्या है, उसके प्रश्न में हमको सबसे पहले किसका प्रयोग करना होगा? WH फैमिली का प्रयोग करना होगा। देखो आप इन उदाहरणों के माध्यम से इस चीज को क्लियर करते हैं। क्या तुम यहाँ रहते हो? क्या तुम यहाँ रहते हो? तो यहाँ रहने के बारे में पूछा जा रहा है, तो उत्तर आपका क्या आएगा? हाँ। या नहीं रहते होंगे तो आप क्या कहेंगे? नहीं। तो सबसे पहले हम किसको लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब को। सब्जेक्ट क्या है हमारा? यू। तो हेल्पिंग वर्ब डू और डज में से क्या आएगा? डू। यू लिव और हेयर, डू यू लिव हेयर। कई सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि जैसे ये क्या आ रहा है तो उसके लिए भी एक WH फैमिली को और लिख देते हैं, जो कि क्या है? गलत है। क्योंकि जब प्रश्न का आंसर, जब किसी क्वेश्चन का आंसर यस अथवा नो से ही कंप्लीट हो जाए तो उसमें हमें WH फैमिली का प्रयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। और उदाहरणों के माध्यम से देखेंगे। क्या वह अंग्रेजी बोलती है? क्या वह अंग्रेजी बोलती है? तो महिला है, क्या लिखेंगे? सी। अब हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? डज सी। अब बोलने की अंग्रेजी क्या होती है? स्पीक। क्या लिखेंगे बोलने को? स्पीक। और इंग्लिश, डज सी स्पीक इंग्लिश। बोलती होगी तो आप कहेंगे हाँ वह अंग्रेजी बोलती है, नहीं बोलती होगी तो आप क्या कहेंगे? नहीं, वह अंग्रेजी नहीं बोलती है। तो आपको अलग से वाट या WH फैमिली लगाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी है। आगे देखेंगे। क्या वह यहाँ आता है? क्या वह यहाँ आता है? तो देखेंगे डज ही। आने की क्या होती है? कम। और हेयर, डज ही कम हेयर। सबसे पहले देखिए हेल्पिंग वर्ब, फिर कर्ता, फिर मेन वर्ब, फिर अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट। और देखेंगे आगे। तुम यहाँ क्या करते हो? तुम यहाँ क्या करते हो? तो अब देखिए आप, हाँ या ना से आपका उत्तर पूरा हो रहा है? नहीं। तो हम सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से ही नहीं बनाएंगे। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से बना दो टू यू। अब करना की अंग्रेजी क्या होती है? डू। और हेयर ऐसे कैसे लिखेंगे? अब देखो, अब हाँ या ना से पूरा नहीं हो रहा तो हमें इस क्या की अंग्रेजी क्या लिखनी होती है? वाट। लोग अक्सर पूछते हैं दिस यानी है तो वाट यानी क्या? क्या होता है वाट यानी? फिर आप कहेंगे पूछने वाला पागल, तो हम बताएं क्या। तो क्या को इंग्लिश में क्या लिखते हैं? वाट। वाट डू यू डू हेयर। रोशन कहाँ रहता है? रोशन कहाँ रहता है? तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले WH फैमिली, वेयर। कहाँ को क्या लिखते हैं? वेयर। और रोशन के साथ हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग होगा? डज। रोशन लिव। वेयर डज रोशन लिव। नेक्स्ट देखेंगे। तुम्हें यहाँ कौन बुलाता है? तुम्हें यहाँ कौन बुलाता है? अब इसको देखिए, इसमें कई सारे स्टूडेंट भ्रमित होंगे। एक फॉर्मूला के तहत इसको बनाएंगे। तो देखिए यहाँ अगर हम सब्जेक्ट हेरना चाहें, ढूंढना चाहें, सर्च करना चाहें तो इस वाक्य में सब्जेक्ट नहीं है। अगर किसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है तो उसमें जो WH वर्ड होता है वही सब्जेक्ट का कार्य करता है, यानी कौन की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? हूँ।
अब जब WH वर्ड ही वाक्य में किसका कार्य करे, सब्जेक्ट का कार्य करे, WH फैमिली का कोई वर्ड वाक्य में अगर सब्जेक्ट का कार्य करे तो उसमें हम क्या करते हैं, उस सेंटेंस का जो फॉर्मेशन हम करते हैं वो एक असर्टिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह ही करते हैं। इसको हमने क्या मान लिया, सब्जेक्ट मान लिया। और जब हमें किसी WH वर्ड को सब्जेक्ट मानते हैं तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, एक अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह इसकी इंग्लिश का फॉर्मेशन करेंगे। तो हु कॉल्स यू ऑब्जेक्ट है हमारा, और हेयर, हु कॉल्स यू हेयर, अंत में क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे। अब आगे चलते हैं, आप एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लें। आगे चलो, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें और हमारे YouTube चैनल PC क्लासेज आबानेरी को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आप इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और बेल आइकन को भी दबाना नहीं भूलें, जिससे कि आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आपको अच्छी पूरी चीज़ें इसमें बताई जाएंगी। आपको ये जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं ये एक तरह से कंपटीशन लेवल की भी हैं और आपके कक्षा स्तर की भी हैं। आप जिस भी स्तर की चीज़ें पढ़ना चाहें आप वीडियोज़ को देखते रहें। जहाँ भी आपको समझ में नहीं आए आप वीडियो को बैक करके देखें, बार बार रिपीट करके देखें। और फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत रहती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। अगली वीडियो के लिए मिलते हैं दोबारा। धन्यवाद, नमस्कार, स्टे होम एंड स्टे सेफ।